ऑल राइट डियर, क्या हाल चाल आप सभी के। आई होप ऑल ऑफ यू डूइंग वेल। उम्मीद करता हूं जबरदस्त होंगे। देखो, आज आपका पूरी दुनिया का, पूरे ब्रह्मांड का अताल्लुक पताल्लुक ब्रह्मलोक यज्ञलोक स्वर्लोक नृकलोक, पूरी धरती का सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर स्टार्ट होने जा रहा है, विच इज आपका ब्रांच अकाउंटिंग। आप दुनिया में कहीं पे भी चले जाओ डियर, ऐसे बहुत कम बिजनेस आपको मिलेंगे जिन्होंने बिजनेस में बहुत ज्यादा एक्सपेंशन किया हुआ है और उनकी ब्रांच ना हो। कोई भी बिजनेस जो एक्सपैंड करता है, कोई भी बिजनेस जो अपने आप को एक्सटेंड करता है, वो पहला तरीका जो खोजता है डियर, वो अपनी सेल्स इंक्रीज करने के बारे में सोचता है। और सेल्स इंक्रीज करने के लिए उसको दूसरी सिटीज, दूसरे स्टेट्स, दूसरी कंट्रीज में जाना होता है। तो जब आप अपना बिजनेस एक्सपैंड करते हो, दूसरी कंट्रीज में जाते हो, स्टेट्स में, सिटीज में जाते हो, वहां पे आपके पास एक ऑप्शन होता है अपनी ब्रांच ओपन करने का। तो ब्रांच का सबसे पहले समझते हैं मीनिंग क्या होता है, इसके अंदर आपको क्या पढ़ना है, और ब्रांच अकाउंटिंग किसको कहते हैं डियर। उसके बाद हम समझेंगे इसकी अकाउंटिंग एक्चुअली में होती कैसे है। बहुत सारे स्टूडेंट्स इस चैप्टर को ऐसा समझते हैं कि यार ये बहुत बड़ा चैप्टर है और बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स हैं और पता नहीं क्या क्या इसके अंदर पढ़ना पड़ता है। डियर, पहली क्लास से लेके जब आप दूसरी तीसरी क्लास पे आओगे, आपको ये एश्योरिटी मिल जाएगी कि ये ब्रांच अकाउंटिंग चैप्टर जो है कितना आसान है। बस सारा खेल कॉन्सेप्ट्स का है। अगर आप पहले से ऑलरेडी कुछ चैप्टर्स पढ़ के आओ, जैसे कि कंसाइनमेंट, जॉइंट वेंचर, फिर तो ये और हलवा लगेगा, क्योंकि उसके कुछ कॉन्सेप्ट्स यहाँ पे काम आएंगे। नहीं भी पढ़ा तब भी हलवा लगेगा, क्योंकि मैं बिल्कुल स्क्रैच से लेके आपको ये पढ़ाऊंगा। तो डियर, स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के आपका चैप्टर ब्रांच अकाउंटिंग। आ जाओ, सबसे पहले कॉन्सेप्ट को समझते हैं कि ब्रांच का मीनिंग क्या होता है डियर। ठीक है, मेरे साथ लिखो यहाँ पे ब्रांच। यहां पे हेडिंग डाल दो ब्रांच। ब्रांच थोड़ा सा जूम इन कर लेते हैं। ब्रांच लिखो यहां पे, ब्रांच इज एन extended location of an organization। ब्रांच का मतलब क्या होता है? एक एक्सटेंडेड लोकेशन किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की। एक्सटेंडेड लोकेशन का मतलब दूसरी जगह पे जाके बिजनेस को स्टार्ट करना। अदर देन इट्स हेड ऑफिस। सर हेड ऑफिस? हाँ डियर, यहां पे हेड का मतलब सिर नहीं होता, खोपड़ा। अरे यहाँ पे हेड का मतलब होता है वो वाला हेड जो ऊपर होता है। मतलब हेड होता तो यही है, हेड का मतलब यहाँ पे ओनर की बात हो रही है डियर। मतलब कोई भी बिजनेस जो होता है, मान लो दिल्ली में आपने अपना ऑफिस खोला खोला और आपको क्या करना है, पंजाब में या फिर हरियाणा में, यूपी में, उत्तराखंड में या फिर तेलंगाना में अपनी जो है बिजनेस को एक्सटेंड करना है, तो आप क्या करोगे? अपनी ब्रांचेस को ओपन कर सकते हो। सर ऐसा हो सकता है क्या कि दिल्ली में हेड ऑफिस बंद हो गया, ब्रांच चल रही है? पॉसिबल नहीं है डियर, प्रैक्टिकल इम्पॉसिबल। सर कैसे इम्पॉसिबल? हेड ऑफिस का काम ना चल रहा हो और ब्रांच जो है अपने दम पे सारा बिजनेस कर रही हो, तो क्या ये नहीं हो सकता? डियर, वो उसी को हेड ऑफिस मान लेंगे। अरे आप बात को समझो यार, जहां पे बिजनेस की नींव रखी गई थी, विदाउट हेड ऑफिस ब्रांच काम नहीं कर सकती। तो यहां पे एक कॉन्सेप्ट आपको ध्यान रखना है, जो भी अकाउंटिंग हम सीखेंगे ब्रांच की, वो हेड ऑफिस के बेस पे सीखेंगे। बिना हेड ऑफिस के ब्रांच नहीं चल सकती। सर ऐसा कैसे पॉसिबल हो सकता है? यही पॉसिबल है, ब्रांच चलेगी हेड ऑफिस की वजह से। अगर हेड ऑफिस बंद तो ब्रांच बंद। सर ऐसा नहीं हो सकता कि ब्रांच चल रही है, हेड ऑफिस नहीं। डियर, फिर उसी को हेड ऑफिस मान लिया जाएगा। ये टेक्निकल बातें हमें इसमें नहीं सीखनी, हमें इसकी अकाउंटिंग सीखनी है। बट अकाउंटिंग सीखने के लिए आपको ये जानना जरूरी है कि कितने टाइप्स की ब्रांचेस होती हैं। तो एक बार थोड़ी कुछ बातें और लिख लो मेरे साथ ब्रांच के बारे में। लिखो यहाँ पे, it is an extended location of an organization other than its head office, where similar or substantially same activities are conducted। ऐसी लोकेशन जहां पे या तो उसी टाइप्स की एक्टिविटीज हो रही हैं। फॉर एग्जांपल, मेरा एजुकेशन का बिजनेस है, मैं अगर एक दूसरी ब्रांच खोल देता हूं, कुलदीप बत्रा क्लासेस, दूसरे सिटी में, वहां पे क्लासेस सेल होती हैं, लोग बैठते हैं, एम्प्लॉइज काम करते हैं, तो डियर सिमिलर एक्टिविटी वहां पे होनी चाहिए। या फिर सब्सटैंशियली सेम एक्टिविटीज,
मतलब सेम एक्टिविटीज एग्जैक्टली सेम ना भी हो, बट सब्सटेंशियली मेजॉरिटी केस में सेम काम वहां पे होना चाहिए। सर क्या डिफरेंट काम नहीं हो सकता डियर? अगर डाइवर्सिफाइड बिजनेस है तो, बट ब्रांच का मतलब ही होता है शाखा। तो अगर एसबीआई बैंक है तो ऐसा तो नहीं है कि एसबीआई बैंक अगर दूसरी सिटी में ब्रांच खोलेगा तो वहां पे तबला बजाने वाले लोग रखेगा, म्यूजिक डांस परफॉर्मेंस दिखाएगा, वो भी बैंक ही होगा डियर। तो सब्सटेंशियली सेम एक्टिविटीज भी वहां पे आपकी फॉलो होंगी, इसी को बोलते हैं आपका ब्रांच। अब आ जाओ डियर यहां पे आखिरी पॉइंट, आखिरी पॉइंट, इट इज actually an extension of business, an extension of the business। ब्रांच का मतलब क्या होता है? बिजनेस का एक एक्सटेंशन, यानी कि बिजनेस का एक बढ़ावा, एक्सटेंडेड रूप। ठीक है। अब डियर ब्रांच की अकाउंटिंग को समझने के लिए आपको समझना जरूरी है कि ब्रांचेस कितने टाइप्स की होती हैं। तो ब्रांचेस की टाइप समझने के लिए आपको समझना पड़ेगा जो ब्रांचेस होती हैं वो डिफरेंट टाइप्स की हो सकती हैं अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन या फिर अकॉर्डिंग टू द कैटेगरी। जो पहली कैटेगरी ब्रांच की होती है वो होती है आपकी लोकेशन वाइज, यानी कि जियोग्राफिकल कंडीशन के बेस पे। ठीक है, यहां पे लिखो, यहां पे मेरे साथ लिखो टाइप्स ऑफ ब्रांचेस, टाइप्स ऑफ ब्रांचेस। पहला पहला इसमें लिखो आपका ब्रांचेस, ब्रांचेस अकॉर्डिंग टू, अकॉर्डिंग टू जियोग्राफिकल, जियोग्राफिकल एरिया, जियोग्राफिकल एरिया। देखो जियोग्राफिकल एरिया के बेस पे ब्रांचेस आपकी दो टाइप्स की हो सकती हैं। पहला होती है आपकी इनलैंड ब्रांच, पहली जो ब्रांच होगी वो आगी वो है आपकी इनलैंड ब्रांच, इनलैंड। सर ये इनलैंड का मतलब क्या होता है? डोमेस्टिक। दूसरी जो ब्रांच होती है डियर वो है आपकी, दूसरी जो ब्रांच होती है वो है आपकी फॉरेन ब्रांच, फॉरेन ब्रांच। देखो अगर आपने हल्दीराम का बिजनेस देखा है, हल्दीराम, या फिर एसबीआई बैंक ले लो चलो, या फिर आप बीकानेर वाला ले लो, बीकानेर वाला, या फिर आप टाटा मोटर्स ले लो, टाटा मोटर्स, टाटा मोटर्स। अगर आप इन कंपनीज की ब्रांच इंडिया में देखते हो, अपनी कंट्री के अंदर देखते हो, तो उसको बोला जाएगा इनलैंड ब्रांचेस, डोमेस्टिक ब्रांच, जिसको हम नेशनल ब्रांच भी कह सकते हैं। ठीक, यानी कि इंडियन कंपनीज की ब्रांच इंडिया में। दूसरे केस में डियर जियोग्राफिकल कंडीशन के हिसाब से अगर अपनी इंडियन कंपनी की ब्रांच दूसरी कंट्रीज में होती है तो उसको बोलते हैं फॉरेन ब्रांच। ठीक, जैसे कि टाटा मोटर्स डियर साउथ अफ्रीका में भी है और हल्दीराम दूसरी कंट्रीज में भी है। तो यहां पे जैसे मान लो हल्दीराम की जो ब्रांच है, हल्दीराम्स ब्रांच, हल्दीराम्स ब्रांच इन आपकी मान लो यूएस। ठीक, मैं यहां से थोड़ा सा गायब हो जाता हूं। हल्दीराम्स ब्रांच इन आपका यूएस। ये थी आपकी दो टाइप्स की ब्रांच जियोग्राफिकल कंडीशन के हिसाब से। अब आते हैं डियर कंट्रोल या डिपेंडेंसी के हिसाब से। तो यहां पे लिखो मेरे साथ दूसरा टाइप, दूसरा टाइप ब्रांचेस, ब्रांचेस अकॉर्डिंग टू, अकॉर्डिंग टू कंट्रोल या फिर डिपेंडेंसी, कंट्रोल या फिर डिपेंडेंसी। देखो कंट्रोल या डिपेंडेंसी के बेस पे डियर, जो कंट्रोल और डिपेंडेंसी की बात हो रही है मैं आपको बता दूं क्या होता है। कुछ ब्रांचेस ऐसी होती हैं जो अपने दम पे नहीं चल सकती, उनको हेड ऑफिस की मदद चाहिए होती है। ठीक, यहां पे कुछ ब्रांच ऐसी होती हैं जो बिना हेड ऑफिस के ऑपरेट बिल्कुल नहीं हो सकती। अगर दिल्ली में हेड ऑफिस है और दिल्ली में आपने दूसरी जगह ब्रांच खोल दी, वहां सारा हेड ऑफिस अप्लाई कर रहा है, खर्चा सारा हेड ऑफिस पे कर रहा है, सारा रिस्क हेड ऑफिस उठा रहा है, सारा एक्सपेंस और लॉस और प्रॉफिट सारा हेड ऑफिस के पास है, सिरदर्दी सैलरी तक हेड ऑफिस पे कर रहा है ब्रांचेस के एम्प्लॉइज की। तो ब्रांच क्या कर रही है? बस काम। इसको बोलते हैं डिपेंडेंट ब्रांच। हाँ, अगर ब्रांच अपने दम पे सेल्स निकाले, अपना खर्चा निकाले, अपने एम्प्लॉइज की सैलरी दे, रेंट उठाए या फिर सब कुछ अपना काम सारा काम 90% खुद ही कर ले,
तो उस केस में उस ब्रांच को बोला जाएगा इंडिपेंडेंट ब्रांच, यानी कि हेड ऑफिस पे उसकी डिपेंडेंसी खत्म हो जाएगी। तो दो टाइप्स की ब्रांच होती हैं अकॉर्डिंग टू द डिपेंडेंसी और आपके कंट्रोल। तो यहां पे लिखो डियर आपका पहला, यहां पे लिखो पहला आपका डिपेंडेंट ब्रांच, डिपेंडेंट ब्रांच। और दूसरी टाइप की ब्रांच यहां पे लिखो, दूसरे टाइप की इंडिपेंडेंट ब्रांच, इंडिपेंडेंट ब्रांच, इंडिपेंडेंट ब्रांच। डियर ये थे आपके ब्रांच के टाइप्स। एक बार वीडियो पॉज करके आपको ये सारे पॉइंट्स नोट डाउन कर लेने हैं, फिर मैं आपको लेके चलता हूं आगे आपकी अकाउंटिंग ऑफ ब्रांचेस पे, यानी कि अकाउंटिंग आपको ब्रांचेस की कैसे करनी है। प्लीज नोट इट डाउन, वीडियो पॉज करके उसके बाद मैं आपको लेके चलता हूं आगे। 10 सेकंड का टाइम है आपके पास, प्लीज नोट इट डाउन। आई होप आपने इसको नोट कर लिया है। ऑल राइट डियर, अब आ जाओ मेरे साथ आगे। यहां पे हेडिंग डाल दो अकाउंटिंग फॉर ब्रांचेस, अकाउंटिंग फॉर ब्रांचेस। ब्रांचेस की अकाउंटिंग करने के लिए आपको क्या करना है, बेसिकली आपको अपनी ब्रांचेस को 3 टाइप्स में डिवाइड करना है डियर। अगर आप ब्रांचेस की अकाउंटिंग करना चाहते हो तो 3 टाइप्स में आपकी ब्रांचेस डिवाइड हो जाएंगी। मैं आपको बताता हूं उसका कॉन्सेप्ट, ऊपर देखो। एक्चुअली में डियर जो इनलैंड ब्रांच है, मतलब आपकी डोमेस्टिक ब्रांच, वो ही ब्रांचेस या तो डिपेंडेंट हो सकती हैं या इंडिपेंडेंट हो सकती हैं। सर क्या फॉरेन ब्रांच डिपेंडेंट या इंडिपेंडेंट नहीं हो सकती? पॉसिबल नहीं है डियर। आप इंडिया में बैठे बैठे फॉरेन ब्रांच को कैसे कंट्रोल करोगे और कहां तक उसको माल भेजोगे, कहां तक उसका खर्चा पे करोगे? डॉलर्स में होगा, कुवैत में होगा, दिनार में होगा, करेंसी दूसरी होगी, आपको वहीं के लोग हायर करने पड़ेंगे और वहीं पे सारा रिस्क उठाना पड़ेगा। तो डियर फॉरेन ब्रांच में डिपेंडेंट ब्रांच का तो केस ही नहीं है, उसकी अकाउंटिंग भी अलग होती है, दूसरे देश में उसकी अकाउंटिंग हो रही है, आपको बस कन्वर्ट करना है उसको। तो यहां पे पॉइंट है, जो इनलैंड ब्रांच होती है वो 2 टाइप्स की होती है, डिपेंडेंट इंडिपेंडेंट। तो 2 टाइप्स तो ये हो गई, और तीसरी टाइप हो गई आपकी फॉरेन ब्रांच। आई होप आपको पॉइंट समझ में आ गया होगा कि अकाउंटिंग पर्पस से ब्रांचेस आपकी 3 टाइप्स की कैटेगरी में आएंगी। तो यहां पे लिखो डियर 3 टाइप्स में आपकी पहली टाइप, जो पहली टाइप है आपकी वो है आपकी डिपेंडेंट ब्रांच, डिपेंडेंट ब्रांचेस। दूसरा जो टाइप होगा आपकी ब्रांचेस का, दैट विल बी आपका, दूसरा जो टाइप होगा दैट विल बी इंडिपेंडेंट ब्रांचेस, इंडिपेंडेंट ब्रांचेस। और जो तीसरा टाइप होगा आपकी ब्रांचेस का, दैट विल बी आपका फॉरेन ब्रांचेस, फॉरेन ब्रांचेस। अब सबसे पहले हम सीखेंगे आपकी डिपेंडेंट ब्रांचेस क्या होती हैं, ठीक है? तो यहां पे डियर एक काम करो, पहला टाइप का हेडिंग बना दो मेरे साथ, पहला टाइप का डिपेंडेंट ब्रांचेस, डिपेंडेंट ब्रांचेस। देखो लिखना बंद कर दो, पहले देख लो कि इसमें आपके कौन कौन से मेथड फॉलो होते हैं, फिर मैं आपको लिखने का मौका पूरा दूंगा डियर। प्लीज नोट इट डाउन, नहीं सॉरी, प्लीज देखो बोर्ड पे। देखो डिपेंडेंट ब्रांच की जो अकाउंटिंग होती है डियर, इसकी अकाउंटिंग करने के लिए आपके पास टोटल 4 मेथड्स होते हैं, 4 मेथड्स। सर 4 मेथड्स? ओहो, वो 4 मेथड्स कुछ भी नहीं है डियर। आप बस मेरे साथ लिखो यहां पे 4 मेथड्स। यहां पे जो पहला मेथड होता है डियर, सबसे पहले आपका पहला मेथड, पहला मेथड, फर्स्ट जो आपका मेथड है, एबीसीडी करके लिखवा रहा हूं, पहला मेथड, पहला मेथड होता है डेटर्स मेथड, डेटर्स मेथड। इसको शॉर्ट में डियर दूसरा नाम लेके कहते हैं सिंथेटिक मेथड, सिंथेटिक मेथड।
दूसरा मेथड लिखो यहां पे, दूसरा मेथड जो होता है, दूसरा जो आपका मेथड होता है दैट विल बी आपका बी स्टॉक एंड डेटर्स मेथड। और डियर इसका भी एक और नाम होता है विच इज आपका एनालिटिकल मेथड। एनालिटिकल मेथड। तीसरा मेथड, तीसरा तीसरा यहां पे मेथड होता है आपका, तीसरा मेथड होता है, तीसरे में लिखो सी फाइनल अकाउंट्स मेथड। फाइनल अकाउंट्स मेथड, इसके ब्रैकेट में लिखो कॉस्ट बेसिस। और जो चौथा मेथड होता है, फोर्थ मेथड, इसमें लिखो, फोर्थ मेथड में लिखो अगेन आपका डी फाइनल अकाउंट्स मेथड। सर फिर से फाइनल अकाउंट्स, यस। और इसके ब्रैकेट में लिखो होलसेल प्राइस मेथड। होलसेल प्राइस मेथड। ये आपके चार मेथड्स होते हैं डिपेंडेंट ब्रांचेस की अकाउंटिंग के लिए। सर पहला हम कौन सा सीखेंगे? ऑब्वियसली आपका डेटर्स मेथड। तो डियर ये क्या होते हैं एक बार मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूं, ठीक है? एक बार सामने देखो, सामने देखो। जो पहला मेथड होता है डियर वो है आपका डेटर्स मेथड। ये बेसिकली जितने भी आपकी छोटी आपकी ब्रांचेस होती हैं, स्मॉल स्केल ब्रांचेस, ये उनके लिए होता है। जो छोटी ब्रांच है उसमें आप डाइवर्सिफाइड अकाउंटिंग करके कोई फायदा नहीं है डियर। जब ब्रांच ही छोटी सी है, थोड़ा काम है, ज्यादा ट्रांजैक्शंस नहीं है, तो उस केस में क्या होता है, आप एक सिंगल अकाउंट बना के सारी ट्रांजैक्शन उसके अंदर डाल देते हो। सिंपल लैंग्वेज में डियर, यहां पे सिंथेटिक का मतलब होता है समरी निकालना, ठीक है? समराइजिंग, समराइजिंग या फिर कंसोलिडेटिंग। एक सिंगल अकाउंट से आप सारा प्रॉफिट लॉस निकाल लेते हो, इसी को बोलते हैं आपका डेटर्स मेथड। यहां पे हेड ऑफिस जो होता है अपनी ब्रांच को एक डेटर मान लेता है और डेटर मान के अपनी ट्रांजैक्शंस को अंजाम देता है, रिकॉर्ड करता है एक सिंगल अकाउंट के अंदर, ठीक? उसी के अंदर सारी चीजें मर्ज हो जाती हैं, एसेट्स भी, लायबिलिटीज भी, एक्सपेंस भी, इनकम भी, सारी चीजें एक अकाउंट के अंदर। समराइज्ड अकाउंट होता है आपका, अकाउंट होता है ब्रांच अकाउंट, ठीक है? उसके अंदर ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड होती है, प्रॉफिट लॉस निकाल लिया जाता है। दूसरा मेथड डियर, दूसरा मेथड बेसिकली स्टॉक एंड डेटर्स मेथड है। जहां पे स्टॉक की वैरायटी ज्यादा है, आपको कंट्रोल रखने की जरूरत है आपकी ब्रांच के ऊपर, आपके पास बहुत सारा माल है ब्रांच के पास, बहुत सारे डेटर्स हैं, क्रेडिट सेल हो रही है और पता नहीं क्या क्या हो रहा है ब्रांच के अंदर, उस केस में डियर आपको ये मेथड फॉलो करना होता है, क्योंकि इसमें डिफरेंट डिफरेंट अकाउंट्स बनते हैं जिनको एनालिसिस करके आप अपनी अकाउंटिंग करते हो। तो यहां पे आप लिखो मेरे साथ, different elements, different elements are analyzed, different elements are analyzed separately। इसमें अकाउंटिंग कैसे होती है वो हम बाद में सीखेंगे, ठीक है? तीसरा होता है आपका फाइनल अकाउंट्स मेथड। यहां पे बनाते हो आप ब्रांच का ट्रेडिंग पीएनएल, ट्रेडिंग पीएनएल, ठीक? लेकिन उसको बनाते हो आप कॉस्ट बेसिस पे। दूसरा मेथड होता है आपका फाइनल अकाउंट्स मेथड होलसेल प्राइस। ये वो ब्रांचेस के लिए है जो, कुछ ब्रांचेस क्या होती है ना, जैसे हेड ऑफिस जो होता है वो अब मार्केट में जो माल बेच रहा है वो होलसेल प्राइस पे बेच रहा है, यानी कि पूरे फुल प्राइस पे। ब्रांच को भी जो माल बेचता है वो भी होलसेल प्राइस पे ही बेचता है। तो वहां बस आपको अपनी लोडिंग कैंसिल करनी होती है। सर ये लोडिंग क्या होता है? लोडिंग का मतलब प्रॉफिट होता है डियर। आपको ये दोनों मेथड सेम है, बस एक ही डिफरेंस है कि यहाँ पे जो माल भेजा जाता है ब्रांच को, उसमें प्रॉफिट ऐड करके उसको भेजा जाता है। बाकी इन दोनों में कोई डिफरेंस नहीं है, ठीक है? तो एक बार वीडियो पॉज करके इसको लिखो, एक बार वीडियो पॉज करके इसको आप प्लीज नोट डाउन करो, फिर मैं आपको लेके चलता हूं आगे आपके पहले मेथड पे विच इज आपका डेटर्स मेथड, ठीक है? डेटर्स मेथड आ जाओ, लिखो डियर, वीडियो पॉज करके प्लीज।
आई होप आपने इसको लिख लिया है। ऑल राइट डियर। हाँ जी, तो अब आ जाओ मेरे साथ आपके फर्स्ट मेथड पे, विच इज आपका डेटर्स मेथड। आ जाओ, लिखो यहाँ पे, हेडिंग डाल लो, प्लीज पुट डाउन द हेडिंग डेटर्स मेथड। डेटर्स मेथड और ब्रैकेट में लिखो सिंथेटिक मेथड। सिंथेटिक मेथड। अब यहां पे डियर मेरे साथ कुछ पॉइंट्स लिखो, मैं ऑलरेडी एडवांस में लिख के रखता हूं आपके लिए, तो आप लिख लेना, मैं नोट डाउन करने का टाइम आपको दे दूंगा। मैं कुछ पॉइंट्स आपको यहां पे लिखवा रहा हूं डियर, ठीक है, कुछ पॉइंट्स। ऑल राइट डियर, तो आ जाओ मेरे साथ कुछ पॉइंट्स पे, फिर मैं आपको लेके चलता हूं आपके फॉर्मेट पे, फिर हम करेंगे कुछ प्रैक्टिस एग्जांपल्स। एग्जांपल से समझेंगे कि ब्रांच अकाउंट आपका काम कैसे करता है, फिर हम समझेंगे आपके बड़े से एग्जांपल, बड़ा सा एग्जांपल कह रहा हूं, आपके प्रैक्टिकल एग्जांपल से कि आपका ये मेथड एक्चुअली में काम कैसे करता है। ठीक है, तो एक बार कुछ नोट्स हैं, ये मैं आपको बता देता हूं पॉइंट्स। ये पॉइंट्स आपको ध्यान रखने हैं आपकी अकाउंटिंग करते टाइम। पहला पॉइंट, इट इज यूजुअली फॉर स्मॉल स्केल साइज ब्रांचेस। मतलब ये जो डेटर्स मेथड होता है डियर, जो छोटी ब्रांचेस होती हैं जिनमें ट्रांजैक्शंस कम होती हैं, उन्हीं पे ये एप्लीकेबल होता है। क्योंकि जैसे ही ट्रांजैक्शन बढ़ेंगी, आपकी अकाउंटिंग का काम भी बढ़ जाएगा, और अकाउंटिंग का काम बढ़ेगा तो आपको आपको बड़ा मेथड फॉलो करना पड़ेगा, या तो फाइनल अकाउंट्स या फिर आपका स्टॉक एंड डेटर्स। यूजुअली स्टॉक एंड डेटर फॉलो होता है। ठीक, आ जाओ दूसरा पॉइंट, मेनली टू अकाउंट्स आर प्रिपेयर्ड। बनता वैसे एक ही है, मेन अकाउंट है डियर आपका ब्रांच अकाउंट, इससे आपका प्रॉफिट लॉस निकल आता है आपकी ब्रांच का। ठीक है, तो जब प्रॉफिट लॉस निकल रहा है तो आप जानते हो किसी भी अकाउंट से प्रॉफिट लॉस निकलता है वो आपका नॉमिनल नेचर का होता है। ठीक, दूसरा अकाउंट बनता है आपका गुड सेंड टू ब्रांच अकाउंट। भाई यहाँ पे जो मेन खर्चा हो रहा है डियर हेड ऑफिस का, ध्यान रखना, आप हेड ऑफिस की बुक्स में अकाउंट्स बना रहे हो, हेड ऑफिस की बुक्स में आप अपनी ब्रांच का अकाउंट मेंटेन कर रहे हो, और आप उसको एज अ डेटर ट्रीट करेंगे। तो दो अकाउंट्स प्रिपेयर होंगे, पहला आपका ब्रांच अकाउंट, दूसरा विल बी आपका गुड सेंड टू ब्रांच अकाउंट, जो माल आपने उसको भेजा। ठीक, इन द ब्रांच अकाउंट ओनली द ट्रांजैक्शंस बिटवीन हेड ऑफिस एंड ब्रांच आर रिकॉर्डेड। जो ट्रांजैक्शन आपके और हेड ऑफिस के बीच में होंगे, ब्रांच के और हेड ऑफिस के बीच में होंगे, सिर्फ वही रिकॉर्ड किए जाएंगे। सर क्या मतलब, बताता हूं डियर। ब्रांच ने माल बेचा, नहीं रिकॉर्ड होगा। सर कैश में बेचा तब भी नहीं ना, सर क्रेडिट में बेचा तब भी नहीं ना, सर बैड डेट्स हो गए तो नहीं रिकॉर्ड होगा, सर डिस्काउंट नहीं रिकॉर्ड होगा डियर। सर अगर ब्रांच ने कोई एक्सपेंस किया तो रिकॉर्ड नहीं होगा डियर। हो सर प्रॉफिट लॉस कैसे निकालेंगे हो, मैंने यहां पे आपको एक पॉइंट पढ़वाया है, इन द ब्रांच अकाउंट ओनली द ट्रांजैक्शंस बिटवीन हेड ऑफिस एंड ब्रांच आर रिकॉर्डेड। जब हेड ऑफिस गुड्स भेजेगा ब्रांच को, रिकॉर्ड होगा डियर। ब्रांच गुड्स वापस करेगी, रिकॉर्ड होगा। हेड ऑफिस ब्रांच को पैसे भेजेगा या हेड ऑफिस खुद खर्चा करेगा ब्रांच के लिए, रिकॉर्ड होगा। सर ब्रांच ने खुद खर्चा किया तो नहीं होगा। सर लेकिन वो खर्चा कर तो नहीं होगा डियर, क्योंकि उसका पैसा हेड ऑफिस से तो देगा यार। ब्रांच कहां से खर्चा, पैसा ही नहीं है ब्रांच के पास, डिपेंडेंट है ब्रांच हेड ऑफिस पे। आप उसको डेटर मान रहे हो, तू मेरा डेटर मैं तेरा क्रेडिटर, तो सारा खर्चा तो हेड ऑफिस ही करेगा 90% केस में। सर ब्रांच ने कर दिया तो, ब्रांच ने खुद माल खरीद लिया तो खरीदने दो, खर्चा कौन देगा, हेड ऑफिस। तो भैया जो हेड ऑफिस और ब्रांच के बीच की लेन देन है, सिर्फ वो ही हमें यहां पे रिकॉर्ड करनी है। सर लेकिन इससे एक्यूरेट प्रॉफिट लॉस आ जाएगा ना, आएगा डियर। कैसे आएगा वो मैं आपको बताऊंगा बाद में, बट आपको पॉइंट समझना है कि ब्रांच जो ट्रांजैक्शन कर रही है मत रिकॉर्ड करना। ब्रांच की ट्रांजैक्शन थर्ड पार्टी से हम नहीं जानते क्या हो रही है, हमें इतना पता है, हमें सिर्फ क्या रिकॉर्ड करना है, हेड ऑफिस और ब्रांच के बीच की ट्रांजैक्शंस। क्या आपको पॉइंट समझ में आया?
अरे सिंपल सा पॉइंट है यार, आपको सिर्फ हेड ऑफिस और ब्रांच के बीच की ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करना है, ठीक। यानी कि थर्ड पार्टी ट्रांजैक्शन जो ब्रांच करेगी, ब्रांच करेगी, वो रिकॉर्ड नहीं करनी। सर अगर हेड ऑफिस डायरेक्ट माल बेच दे तो जब वो डायरेक्ट माल बेच रही है तो ब्रांच का क्या मतलब, लल्लू लाल हो तुम, ठीक है। तो यहां पे डियर क्या होगा कि आपको ब्रांच के जो ट्रांजैक्शन है वो रिकॉर्ड नहीं करनी जब तक वो हेड ऑफिस के साथ ना हुई हो, ठीक है। उसका रीजन अभी पता लग जाएगा क्या हो रहा है, ठीक है। आगे अगला पॉइंट, ब्रांच अकाउंट इज अ नॉमिनल अकाउंट, कितनी नई बात बताई मैंने आपको, न्यू थिंग, ठीक है। अगला पॉइंट, इट इज यूज टू ascertain द प्रॉफिट लॉस इन अर्नड और लॉस इनकर्ड बाय द ब्रांच, प्रॉफिट निकालने के लिए, लॉस निकालने के लिए ये अकाउंट आपका बनाया जाता है। हेड ऑफिस प्रिपेयर्स द बुक्स ऑफ अकाउंट्स फॉर इट्स ब्रांच, तो बुक्स ऑफ अकाउंट्स कौन बना रहा है, आपका हेड ऑफिस, ठीक है। एक बार वीडियो पॉज करो, इन पॉइंट्स को एक बार नोट डाउन करो, फिर मैं आपको लेके चलता हूं डियर आपके फॉर्मेट पे जो कि ब्रांच अकाउंट का फॉर्मेट है, प्लीज नोट इट डाउन। आई होप आपने इसको नोट कर लिया है, आई होप आपने इसको नोट कर लिया है। अब डियर आ जाओ मेरे साथ आगे, लिखो यहां पे इन द बुक्स ऑफ एचओ, यहां पे लिखो इन द बुक्स ऑफ हेड ऑफिस एचओ, आपका ब्रांच अकाउंट फॉर्मेट, ब्रांच अकाउंट, और ये हम बनाएंगे पहले आपका एट कॉस्ट प्राइस। सर कॉस्ट प्राइस क्यों लिख रहे हो, अभी बता दूंगा डियर। एक्चुअली में हेड ऑफिस कभी कभार माल इनवॉइस प्राइस पे भी भेज देता है, इनवॉइस प्राइस का मतलब उसमें प्रॉफिट जोड़ के भेजता है, वो हम बाद में सीखेंगे, पहले हम सीखते हैं आपका कॉस्ट प्राइस, ठीक है। कॉस्ट प्राइस, तो यहां पे बनाओ मेरे साथ फॉर्मेट, ऑल राइट डियर, फॉर्मेट यहां पे रेडी है। सबसे पहले देखते हैं आपकी ब्रांच अकाउंट के अंदर क्या आता है। अब जरा लिखना बंद कर देना डियर प्लीज, 5 से 10 मिनट मुझे दे दो, और यहां पे आप क्या करो, लिखना बंद कर दो डियर, क्योंकि अगर बीच में कोई भी चीज आपकी मिस हुई तो बस प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी। हाँ वैसे तो मैं आगे जाके उसको डिटेल में बताता रहूंगा, बट फिर भी देखो, सबसे पहले यहां पे डियर क्या होता है, ब्रांच अकाउंट की जो स्टार्टिंग होती है, मैंने आपको बताया था ब्रांच अकाउंट के अंदर सब कुछ आता है, सब कुछ। तो ब्रांच की जो स्टार्टिंग होगी डियर, वो यहां पे होगी आपकी ओपनिंग एसेट से। तो यहां लिखो मेरे साथ बैलेंस बीडी, यहां पे आपके जितनी भी आपकी ओपनिंग एसेट्स हैं ब्रांच के पास जो पड़ी हुई हैं, वो यहां पे आएंगी डेबिट साइड में। ओपनिंग एसेट्स क्या क्या हो सकता है, एक तो आपका स्टॉक, ये आपका स्टॉक हो सकता है, ठीक है। आपके पास डेटर हो सकते हैं ब्रांच के, अगर उसने उधार माल बेचा है तो डेटर्स। इसके अलावा कुछ आपकी फिक्स्ड एसेट्स हो सकती है, फिक्स्ड एसेट्स, ठीक है। इसके अलावा आपका पैटी कैश हो सकता है, पैटी कैश छोटे मोटे खर्चों के लिए। तो ये आपकी कुछ एसेट्स होती हैं डियर जो ब्रांच के पास हो सकती हैं, ओपनिंग बैलेंस इसका यहां पे आता है। तो अब आप जानते हो अगर ओपनिंग बैलेंस यहां आएगा तो डियर क्लोजिंग बैलेंस यहां आ जाएगा, बाय आपका बैलेंस सीडी, ये हो गई आपकी क्लोजिंग एसेट्स, क्लोजिंग एसेट्स। तो क्लोजिंग एसेट्स में यही चारों चीजें कॉपी हो जाएंगी आपकी, स्टॉक, डेटर्स, फिक्स्ड एसेट्स और आपका पेटी कैश, ठीक है। यही आपकी चारों जो है यहाँ पे कॉपी हो जाएंगी। बस मैं टेक्नोलॉजी का थोड़ा फायदा उठा रहा हूँ, और इसके अलावा डियर कोई फायदा उठाने का मेरा चाह वो नहीं है, बिल्कुल, ठीक है। तो ये यहाँ पे आ गई आपके एसेट्स, ठीक है। फॉर्मेट थोड़ा सा यहाँ पे एक्सटेंड कर लेते हैं, ऑल राइट डियर। तो ये आ गई आपकी चारों क्लोजिंग एसेट्स। अब जिस तरीके से आपने ओपनिंग एसेट्स और क्लोजिंग एसेट्स ब्रांच अकाउंट में दिखाई, सेम वे में डियर आपके पास कुछ लायबिलिटी भी हो सकती हैं। तो क्रेडिट साइड में आता है उसका ओपनिंग बैलेंस, बाय बैलेंस बीडी, यहां पे आएगा बैलेंस बीडी में ओपनिंग लायबिलिटीज,
ओपनिंग लायबिलिटीज, ठीक। लायबिलिटीज के अंदर आपके पास या तो क्रेडिटर्स हो सकते हैं, क्रेडिटर्स, ठीक है। इसके अलावा आपके पास आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस हो सकते हैं, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, वो यहां पे आपके आ जाएंगे। सेम वे में डियर, ओपनिंग बैलेंस के साथ साथ आपका डेबिट साइड में आ जाएगा आपके एसेट्स का, आपके लायबिलिटीज का क्लोजिंग बैलेंस, टू आपका बैलेंस सीडी, क्लोजिंग लायबिलिटीज, क्लोजिंग लायबिलिटीज, ठीक, टू बैलेंस सीडी। तो यहां पे आ जाएगा आपका, मान लो आपके पास क्या क्या क्रेडिटर्स हैं, ठीक है। इसके अलावा आपके पास है आपका आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, ये आ गई आपकी ओपनिंग एसेट्स, ओपनिंग लायबिलिटी, ओपनिंग क्लोजिंग एसेट्स, ओपनिंग लायबिलिटी और क्लोजिंग लायबिलिटी। सर आपने तो कहा था ये एक नॉमिनल अकाउंट है, यहां तो हम एसेट्स और लायबिलिटीज दिखा रहे हैं, यहां तो एक्सपेंस और इनकम आना चाहिए, वही तो आया है, वही तो दिखाया। सर कहाँ है, हमें तो एसेट्स और लायबिलिटीज दिख रही हैं। अभी डियर बात को सुनो मेरी बात, यहां पे आप ध्यान से देखो, इधर देखो एग्जांपल। मान लो आपके पास स्टार्टिंग में जीरो स्टॉक था, जीरो स्टॉक, ठीक। और आपने क्या किया, अपनी ब्रांच को एक माल भेजा, कुछ माल भेजा। तो जब आप अपनी ब्रांच को माल भेजते हो डियर, तो डेबिट साइड में एक एक्सपेंस आता है, उस एक्सपेंस को बोला जाता है टू गुड्स सेंट टू ब्रांच अकाउंट, टू गुड्स सेंट टू ब्रांच अकाउंट, ठीक है। मान लेते हैं जीरो स्टॉक आपकी ब्रांच के पास था और आपने 1 लाख रुपए का माल बेच दिया, तो भेज दिया ब्रांच को। अब उसमें से जो माल आपके पास बच गया डियर क्लोजिंग स्टॉक की फॉर्म में, वो था आपका 10,000। आप मुझे बताओ, एज पर द अक्रूअल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग, जो आप ट्रेडिंग पीएनएल बनाते हो, अरे भूल गए क्या, जो आप बचपन में ट्रेडिंग पीएनएल बनाते थे, तो डियर ट्रेडिंग अकाउंट में ओपनिंग स्टॉक डेबिट साइड में, क्लोजिंग स्टॉक राइट साइड में दिखाते थे, क्यों? क्योंकि ओपनिंग स्टॉक वो स्टॉक होता है जो इस साल लगेगा ही लगेगा, क्लोजिंग स्टॉक होता है जो इस साल नहीं लगा तो वो बेचा भी नहीं आपने, तो इसलिए उसकी कॉस्ट को क्रेडिट कर दिया जाता था कैंसिल करने के लिए। क्योंकि ट्रेडिंग की डेबिट साइड में आप क्या दिखाते थे, एक्सपेंस, और क्रेडिट साइड में आपके रेवेन्यू आइटम्स। तो क्लोजिंग स्टॉक को आप क्रेडिट साइड में क्यों दिखाते हो, अपनी कॉस्ट को कैंसिल करने के लिए, क्योंकि ये माल नहीं बिका, ये माल नहीं बिका यार, तो इसकी कॉस्ट को कैंसिल कर दिया जाता क्रेडिट करके उस अकाउंट के अंदर प्रॉफिट लॉस निकालने के लिए। सेम वे में डियर यहां पे आप एसेट्स और लायबिलिटी का डिफरेंस अगर निकालोगे तो ऑटोमेटिकली एक्सपेंसेस और इनकम्स निकल के आएंगी, ठीक है। सर आपने तो कहा था नॉमिनल अकाउंट, यहां तो दिखा रहे हैं ना डियर एक्सपेंस, ये आगे आपका एक एक्सपेंस आएगा गुड सेंट टू ब्रांच, सिर्फ यही एक एक्सपेंस है जो डायरेक्टली दिखाया जाएगा डियर, बाकी सारे एक्सपेंस इनडायरेक्ट वे में दिखाए जाएंगे, उनका ओपनिंग क्लोजिंग बैलेंस दिखा के। जैसे एक छोटा सा एग्जांपल और लेते हैं, मान लो आपके पास 1 लाख रुपए की फिक्स्ड एसेट्स है, ठीक है। और डियर आपने क्या किया, इस पे डेप्रिसिएशन चार्ज किया 10%, साल का 10,000। तो इससे अच्छा कि आप डेबिट साइड में डेप्रिसिएशन का खर्चा दिखाओ 10,000 ना, आप एक काम करो, आप डेबिट साइड में ओपनिंग एसेट दिखा दो 1 लाख रुपए की, और क्रेडिट साइड में यहां पे 1 लाख माइनस 10,000, क्लोजिंग बैलेंस दिखा दो 90,000 का। तो डियर यहां 90,000, डेबिट साइड में 1 लाख, ऑटोमेटिकली 10,000 आपका ज्यादा हो जाएगा डेबिट साइड में, जो कि डेप्रीसिएशन के खर्चे को शो करेगा। तो यहां पे ये दिखाने का पर्पस ये है कि एक तो सिंगल अकाउंट में सारी चीजें आ जाएं और आपका प्रॉफिट लॉस भी निकल आए एक्यूरेटली, ठीक है। एक्यूरेटली निकलता है डियर, प्रूव करके दिखाऊंगा अभी आगे जाके हम एग्जांपल करने वाले हैं, ठीक है। तो ये एक तरीका होता है आपका प्रॉफिट लॉस निकालने का, गुड सेंट टू ब्रांच। अब डियर इसके बाद देखते हैं क्या आता है। जैसे यहां पे गुड सेंट टू ब्रांच आपका खर्चा हो रहा है आपके हेड ऑफिस का गुड्स को भेजते टाइम ब्रांच को, तो डियर क्रेडिट साइड में क्या होगा, अगर आपकी ब्रांच माल वापस कर देती है आपके हेड ऑफिस को, तो क्रेडिट साइड में सेम एंट्री आती है गुड सेंट टू ब्रांच अकाउंट के नाम से,
गुड्स सेंट टू ब्रांच अकाउंट के नाम से। ब्रैकेट में लिख दिया जाएगा रिटर्न्स, रिटर्न्स बाय ब्रांच टू हेड ऑफिस। रिटर्न्स बाय ब्रांच टू हेड ऑफिस आपका यहां पे माला जाएगा। ठीक, एक बार मैं एंट्री आपको समझा देता हूं, देखो आप ध्यान से देखना। यहां पे डियर, जब आपने गुड्स भेजे अपनी ब्रांच को तो आपका एक्सपेंस हुआ, एंट्री आएगी ब्रांच अकाउंट डेबिट। ब्रांच अकाउंट डेबिट इसलिए हो रहा है क्योंकि ये आपका एक्सपेंस है। और डियर, जो गुड्स सेंट टू ब्रांच अकाउंट होता है वो आपके लिए आपकी एसेट है। ये एसेट आपके हाथ से जा रही है टू गुड्स सेंट टू ब्रांच अकाउंट, ये इसकी एंट्री पास होती है। इसी की पोस्टिंग आपने यहां पे डेबिट साइड में की है, ब्रांच अकाउंट के डेबिट साइड में आपने पोस्ट किया टू गुड्स सेंट टू ब्रांच। ये इसका लॉजिक होता है एंट्री का। ऐसे ही सारी एंट्री पास होती है, ब्रांच अकाउंट डेबिट टू ओपनिंग स्टॉक टू डेटर्स टू फिक्स्ड एसेट टू पेटी कैश, साल को ओपन करते टाइम। ठीक है, अब जो रिटर्न्स की एंट्री होती है डियर, रिटर्न्स के केस में आपके पास माल वापस आएगा, ये गुड्स सेंट टू ब्रांच आपकी एसेट है, तो एंट्री हो जाएगी गुड्स सेंट टू ब्रांच अकाउंट डेबिट और टू आपका ब्रांच अकाउंट। यानी कि यहां पे एक्सपेंस आपका कैंसिल हो गया, ब्रांच क्रेडिट हो रहा है। तो क्रेडिट साइड में आप पोस्ट करते हो ब्रांच की बाय गुड्स सेंट टू ब्रांच। ठीक है, ऐसे लायबिलिटी को ओपन करने के लिए लायबिलिटी डेबिट हो जाएंगी और आपका ब्रांच क्रेडिट हो जाएगा। ठीक है, तो यहां पे डियर, हाँ जी, यहां पे अगला आइटम देखो, कभी कभार क्या होता है, कभी कभार तो नहीं, बेसिकली यहां पे जो हेड ऑफिस होता है सारा खर्चा ब्रांच का वही उठाता है यूजुअली। तो खर्चा जब ब्रांच को पे किया जाता है तो डियर उसकी पोस्टिंग आती है आपके डेबिट साइड में। तो यहां पे क्या होगा, ब्रांच अकाउंट की डेबिट साइड में आएगा टू कैश बैंक, टू कैश या फिर बैंक अकाउंट। ये है आपका एक्सपेंसेस पेड बाय हेड ऑफिस, एक्सपेंसेस पेड बाय हेड ऑफिस, या फिर कैश रेमिटेड, कैश रेमिटेड टू ब्रांच। या तो हेड ऑफिस ने खुद खर्चा किया, अपनी पॉकेट से पे किया, तो ब्रांच के डेबिट साइड में आएगा टू कैश बैंक। या फिर आपने ब्रांच को पैसा पे किया कि लो खर्चा कर लो, तो वो डेबिट साइड में यहाँ पे आएगा। मैंने आपको बताया था वही ट्रांजैक्शन होंगी जो ब्रांच और हेड ऑफिस के बीच में होती हैं। तो लेकिन ये तो हेड ऑफिस ने खर्चा पे कर दिया, ब्रांच का ही तो पे किया है, तो ये पैसा आपको ब्रांच से लेना है बाद में क्योंकि वो बेचेगी माल। तो ब्रांच अकाउंट डेबिट टू कैश बैंक अकाउंट, चाहे आप उसको कैश पे करो चाहे आप खुद खर्चा पे करो, आपकी पोस्टिंग यही आएगी। ठीक है, हाँ, अब इसके अलावा जब ब्रांच माल बेच देती है, चाहे कैश में बेचे चाहे क्रेडिट में डियर, वो यहां पे पोस्ट नहीं होगा। लेकिन जो ब्रांच हेड ऑफिस को कैश देती है डियर, हेड ऑफिस को कैश रेमिट करती है, ट्रांसफर करती है, वो यहां पे पक्का पोस्ट होगा क्रेडिट साइड में। और यहां आ जाएगा आपका बाय कैश बैंक अकाउंट। इसके ब्रैकेट में लिखो, इसके ब्रैकेट में लिखो कैश रिसीव्ड फ्रॉम ब्रांच, कैश रिसीव्ड फ्रॉम ब्रांच। ठीक है, इसमें बेसिकली मेजॉरिटी केस में दो ही चीजें आती हैं। एक तो जो कैश में ब्रांच ने माल बेचा वो सारा पैसा ब्रांच हेड ऑफिस को भेज देती है, और प्लस कलेक्शन फ्रॉम डेटर्स। मतलब सिंपल लैंग्वेज में, जो कैश ब्रांच ने रिसीव किया कस्टमर से सेल करके और जो डेटर से कलेक्ट किया, वो ही तो पैसा आपको भेजेगी। लेकिन कभी कभार ये इक्वल नहीं होते डियर। मान लो आपने 10,000 की कैश सेल करी, 90,000 की क्रेडिट सेल करी और कलेक्ट कर लिया पैसा 1 लाख, और ब्रांच ने आपको 80,000 भेजे, तो यहाँ 80 ही आएगा, पूरा 1 लाख मत लिखना। जितना कैश ब्रांच हेड ऑफिस को भेजेगी वो यहाँ पे आएगा। सर बाकी कैश कहाँ जाएगा, नीचे क्लोजिंग बैलेंस में कैश आ जाएगा 20,000, ये अभी तक ये पैसा ब्रांच के पास पड़ा हुआ है। आई होप आपको पॉइंट समझ में आया होगा। भाई जो पैसा ब्रांच ने भेज दिया वो यहाँ आ जाएगा क्रेडिट साइड में, जो नहीं भेजा वो आपके पास कैश में बैलेंस के रूप में पड़ा रहेगा, पैसा तो पूरा ही आएगा। ठीक,
तो यहाँ पे डियर आपकी जो आपकी ट्रांजैक्शंस हैं वो खत्म होती हैं आपके ब्रांच अकाउंट के अंदर। इसके अलावा कुछ और भी ट्रांजैक्शन हो सकती हैं, वो मैं आपको अभी नहीं बता सकता। अभी हमें कॉन्सेप्ट समझना था आपके ब्रांच अकाउंट का, जो हमने समझ लिया। अब अगर आपकी क्रेडिट साइड ज्यादा आती है डियर, तो यहां पे आप क्या करेंगे, डेबिट साइड में निकालेंगे अपना प्रॉफिट लॉस। तो यहां पे डियर डेबिट साइड में निकल के आएगा आपका टू जनरल प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ये होगा आपका ब्रैकेट में प्रॉफिट। ये तभी आएगा जब क्रेडिट साइड ज्यादा हो जाएगी डेबिट साइड से। इन केस लॉस आता है तो वो आपके क्रेडिट साइड में पोस्ट हो जाएगा बाय जनरल प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के नाम से। तो यहां पे मैं आपका ब्रांच अकाउंट जो है वो बंद करता हूं और फॉर्मेट आपके ब्रांच अकाउंट का खत्म होता है डियर। बट एक काम करते हैं, पहले दूसरा अकाउंट भी बना लेते हैं, गुड्स सेंट टू ब्रांच अकाउंट। छोटा सा है। डियर गुड्स सेंट टू ब्रांच अकाउंट में बेसिकली बस पोस्टिंग आएगी आपके ब्रांच अकाउंट से, जो आपने ब्रांच अकाउंट में गुड्स सेंट टू ब्रांच लिखा था। सबसे पहले ब्रांच की डेबिट साइड में जो माल आपने भेजा वो यहां पे आ जाएगा, डेबिट साइड में टू गुड्स सेंट टू ब्रांच। तो गुड्स सेंट टू ब्रांच की क्रेडिट साइड में आएगा आपका बाय ब्रांच अकाउंट, क्रॉस पोस्टिंग बाय ब्रांच। 1 लाख रुपए का माल आपके हाथ से चला गया। अब मान लो 10,000 का रिटर्न आ गया, तो आपने क्या लिखा था, ब्रांच की क्रेडिट साइड में गुड सेंट टू ब्रांच। तो गुड सेंट टू ब्रांच की डेबिट साइड में आएगा टू ब्रांच, और यहां पे आ जाएगा आपका रिटर्न्स। ठीक है, मान लो 10,000 का माल रिटर्न आ गया, बचा हुआ आपका एक्सपेंस। इस एक्सपेंस को ट्रांसफर कर दिया जाएगा या तो परचेज अकाउंट में या फिर ट्रेडिंग अकाउंट में। तो डेबिट साइड में लिखो टू आपका ट्रेडिंग अकाउंट। ऐसा क्यों हो रहा है बता रहा हूं। ब्रांच को आपने 1 लाख का माल भेजा, 10,000 वापस आ गया, तो आपका एक्चुअल खर्चा कितना हुआ, 90,000। उसी को अपने मेन ट्रेडिंग अकाउंट में प्रॉफिट लॉस निकालने के लिए आप डाल देंगे। ठीक है, तो यहां पे ट्रेडिंग अकाउंट में उसको हम डाल देते हैं 90,000 बैलेंसिंग फिगर। अभी डियर मैं आपको मौका देता हूं इस फॉर्मेट को नोट करने का। इसकी डिटेल को समझने के लिए कुछ एग्जांपल्स मैं आपके लिए लेके आया हूं। कुछ एग्जांपल करते हैं, फिर एक फुल फ्लेज क्वेश्चन करेंगे कॉन्सेप्ट को खत्म करने के लिए। तो एक बार वीडियो पॉज करके इसको आप नोट डाउन कर लो प्लीज। ठीक है, प्लीज नोट इट डाउन वीडियो पॉज करके। ऑल राइट डियर, आई होप आपने लिख लिया होगा। मैं नीचे कर रहा हूं उसको, तो मैं नीचे कर देता हूं थोड़ा सा, बाकी बचाओ पार्ट नोट कर लो, फिर मैं आपको लेके चलता हूं आगे डियर। आई होप आपने इसको भी जो है नोट कर लिया है। अब आ जाओ मेरे साथ कुछ एग्जांपल्स पे, ताकि आपको कॉन्सेप्ट समझ में आए कि ये जो ब्रांच अकाउंट है डियर एक्चुअली में काम कैसे करता है। ठीक है, आ जाओ मेरे साथ बिना किसी देरी के एग्जांपल नंबर 1। एग्जांपल 1 पे मैं कम करता हूँ डियर, लिख लेता हूँ और आपको लिखने का टाइम मिल जाएगा। ठीक है, ऑल राइट डियर, तो यहां पे आ जाओ मेरे साथ आपके फर्स्ट एग्जांपल पे। देखो देखते हैं आपको क्या दिया है। एग्जांपल नंबर 1, एक्स लिमिटेड ओपन अ ब्रांच इन दिल्ली। दिल्ली में एक्स ने लिमिटेड ने एक ब्रांच ओपन करी है। सप्लाइड गुड्स वर्थ ₹80,000। तो पहला खर्चा हो गया गुड्स सेंट टू ब्रांच 80,000, जो आप जानते हो ब्रांच अकाउंट की डेबिट साइड में हम दिखाते हैं। पेड एक्सपेंसेस ₹20,000। डियर एक्स ने ही गुड्स भेजे और एक्स ने ही यहाँ पे खर्चा किया। ये एचओ ने खर्चा किया, मेंशन नहीं है बट यहाँ पे लिखा हुआ है एक्स ने ब्रांच ओपन करी, गुड्स भेजे और खर्चा किया। ठीक है, तो आप जानते हो ये दोनों डेबिट साइड में आएंगे। ब्रांच सोल्ड ऑल द गुड्स एट ₹1,50,000। ब्रांच ने माल बेचा, नहीं आएगा सर, लेकिन ब्रांच ने माल बेचा है, नहीं आएगा।
आगे पढ़ो, क्योंकि ब्रांच ने हम क्या करें, सिर्फ हेड ऑफिस और ब्रांच की ट्रांजैक्शन आपको दिखानी है जो उन दोनों के बीच में हो रही है, बाकी ट्रांजैक्शन आपको नहीं दिखानी। उसने माल बेचा, खरीदा और खर्चा किया, कुछ नहीं दिखा सकते आप इन कैश। अच्छा, कैश में बेचा एंड रेमिटेड द अमाउंट टू, हाँ ये आएगा, ये 1.5 लाख रुपए एचओ को दे दिए गए। सर बात तो एक ही है, नहीं है। इस 1.5 लाख में से अगर वो 1,40,000 ही हेड ऑफिस को दे तो फिर 1,40,000 दिखाया जाएगा रिसीव्ड, और 10,000 का क्लोजिंग बैलेंस कैश का ब्रांच के पास पड़ा रहेगा। ठीक है, तो एक बार ब्रांच अकाउंट यहां पे बनाते हैं डियर। इन द बुक्स ऑफ एचओ, यानी कि एक्स लिमिटेड। ठीक है, और यहां बनाते हैं आपका दिल्ली ब्रांच अकाउंट। दिल्ली ब्रांच अकाउंट, आपको ब्रांच की सिटी का नाम यहां पे लिखना होता है डियर, दिल्ली ब्रांच अकाउंट। आ जाओ, छोटा सा फॉर्मेट, 5-6 लाइन का बहुत है। डन। लो, फॉर्मेट आपका रेडी है। पर्टिकुलर अमाउंट, पर्टिकुलर अमाउंट। देखो सबसे पहला खर्चा पहले देख लो, उसके बाद लिख लेना। देखो सबसे पहले यहां आएगा टू आपका ओपनिंग ब्रांच एसेट्स। ओपनिंग ब्रांच एसेट्स कोई भी नहीं है, नील है। मैं बस बता रहा हूं कि क्वेश्चन की स्टार्टिंग ओपनिंग ब्रांच की एसेट से होती है, जो कि क्वेश्चन में है नहीं। तो आपको दिया हुआ खर्चा टू गुड्स सेंट टू ब्रांच, टू गुड्स सेंट टू ब्रांच अकाउंट 80,000, और हेड ऑफिस ने एक्सपेंस पे किया तो टू आपका कैश या फिर आपका बैंक। ठीक है, एक्सपेंसेस बाय हेड ऑफिस 20,000, 1,00,000 रुपए का खर्चा यहां पे हो गया। यहां पे साफ साफ दिखाई दे रहा है कि 1.5 लाख का माल बेचा गया है तो 50,000 का प्रॉफिट होगा। तो क्रेडिट साइड में आपको क्या दिखाना है, सबसे पहले बाय, लायबिलिटी तो आपके पास है नहीं, तो बाय ब्रांच या फिर ओपनिंग ब्रांच लायबिलिटी जो कि नील है। मैं फिर भी दिखा रहा हूं ताकि आपको कॉन्सेप्ट समझ में आए। हट जा यार। हाँ, टू ओपनिंग ब्रांच लायबिलिटीज यहां पे नील है। अब क्रेडिट साइड में आएगा बाय कैश या फिर बैंक अकाउंट। ये है आपका रेमिटेड बाय ब्रांच टू हेड ऑफिस। ये बात आपको ध्यान रखनी है, जो पैसा ब्रांच हेड ऑफिस को भेजेगी सिर्फ वो ही आएगा। तो पूरा का पूरा भेज दिया उसने, 1.5 लाख पूरा का पूरा भेज दिया। अब क्रेडिट साइड में आती हैं आपकी बाय क्लोजिंग ब्रांच एसेट्स। ठीक है, क्लोजिंग ब्रांच एसेट्स है ही नहीं, नील है। और डेबिट साइड में आती हैं टू क्लोजिंग ब्रांच लायबिलिटीज, नहीं है, नील है। बस प्रॉफिट लॉस निकाल लो। तो यहां पे आप टोटल करेंगे तो क्रेडिट साइड का टोटल आएगा डियर 1,50,000, 1,50,000। उसमें से 1,00,000 रुपए का एक्सपेंस, तो यहां पे 50,000 का प्रॉफिट टू जनरल प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ठीक है, बैलेंसिंग फिगर 50,000। सर आपने तो बहुत ही इजी एग्जांपल लिया है, अभी करते हैं डियर थोड़ा सा मुश्किल। मान लो ब्रांच जो है यहाँ पे 1.5 लाख का माल कैश में ना बेच के क्रेडिट में बेचती तो क्या होता, वो समझने के लिए चलते हैं डियर एग्जांपल नंबर 2 पे। बट पहले फर्स्ट एग्जांपल को नोट कर लो प्लीज, प्लीज नोट डाउन एग्जांपल नंबर 1। डन हो गया, आई होप आपने इसको लिख लिया है। अब आ जाओ मेरे दूसरे एग्जांपल पे, आ जाओ, लिखो एग्जांपल नंबर 2। देखते हैं आपको क्या दिया है। यहां पे लिखा है सपोज इन एग्जांपल नंबर 1। पहले एग्जांपल बिल्कुल सेम रखो, बट उसमें आपको क्या करना है, ऑल द गुड्स वर सोल्ड ऑन क्रेडिट। यहां पे 1.5 लाख की जो सेल हो रही है वो आपने क्रेडिट सेल करी है, क्रेडिट सेल, आउट ऑफ विच रुपीज 1 लाख हैज बीन रिसीव्ड फ्रॉम डेटर्स।
उसमें से 1 लाख रुपए 1 लाख रुपए डेटर से पैसा रिसीव हो गया है, किसको? ब्रांच को। ब्रांच डिड नॉट रेमिट एनी कैश टू द हेड ऑफिस टिल येट। अब ब्रांच अकाउंट देखना डियर कैसे बनेगा। ठीक है, काम करते हैं पहले। यहां पे अगेन आपका फॉर्मेट, छोटा सा फॉर्मेट, 5-6 लाइन का। सबसे पहले डेबिट साइड में आएगा, देखो ओपनिंग एसेट्स आपके पास है नहीं, ठीक है, तो मैं बार बार लिखूंगा नहीं, यहां लिखो डायरेक्टली टू गुड्स सेंड टू ब्रांच अकाउंट। आपका 80,000 और टू कैश या फिर बैंक अकाउंट। सेम एग्जांपल है, हेड ऑफिस ने एक्सपेंस किया था, एक्सपेंस बाय एचओ 20,000, नीचे आएगा, सॉरी, हेड ऑफिस ने एक्सपेंस किया है 20,000 का। अब ब्रांच ने क्या किया? माल बेच दिया। मुझे बताओ, यहां पे जो माल ब्रांच बेचेगी, यहां पे क्रेडिट साइड में क्या आएगा? कुछ भी नहीं। ब्रांच थर्ड पार्टी को माल बेचेगी, रिकॉर्ड नहीं कर सकते। अब आपके पास जो एसेट्स पड़ी हैं डियर, सिर्फ वो रिकॉर्ड करनी है। मुझे बताओ, ब्रांच ने कितना कैश हेड ऑफिस को रेमिट किया? सर यहां लिखा हुआ डिड नॉट रेमिट एनी कैश, तो बाय कैश बैंक में यहां पे डियर क्या आएगा? नील। लिखोगे नहीं भी तब भी चलेगा, बट आपके पास यहां पे क्या होगा डियर? क्लोजिंग बैलेंस पड़ा रहेगा, बाय बैलेंस सीडी, क्लोजिंग एसेट्स। देखो क्लोजिंग एसेट्स में क्या क्या होगा। सबसे पहले आपने 1.5 लाख का माल बेचा ब्रांच ने, उसमें से 1 लाख रिसीव हो गया। कितना पैसा डेटर्स से अभी भी रिसीव नहीं हुआ डियर? 50,000। तो ब्रांच के पास एक तो कैश पड़ा हुआ है 1 लाख, और डेटर्स पड़े हुए हैं 1.5 लाख के थे, जिसमें से 1 लाख इनको रिसीव हो गया। 50,000 के डेटर्स अभी भी ब्रांच के पास हैं, टोटल आ गया आपका 1,50,000। और आप जानते हो अभी भी प्रॉफिट कितना है? आप जानते हो अभी भी प्रॉफिट कितना है? सर हाँ, 50,000। तो यहां पे 1.5 लाख आ गया आपका टोटल। अरे माल ही तो उधार बेचा है यार, कुछ पैसा आ गया कुछ नहीं आया, आ जाएगा, प्रॉफिट तो पूरा निकलेगा ना 50,000। तो आई होप यहां पे पॉइंट आपको समझ में आ रहा होगा। अगेन टू जनरल प्रॉफिट एंड लॉस, बैलेंसिंग फिगर, ये आ गया आपका 50,000 का प्रॉफिट। अब डियर एक काम करते हैं, क्वेश्चन में थोड़ा सा तड़का लगाते हैं, लेकिन उससे पहले वीडियो पॉज करके इसको प्लीज नोट डाउन आप कर लो, फिर मैं आपको लेके चलता हूं आपके थर्ड एंड फाइनल एग्जांपल पे। प्लीज नोट इट डाउन। आई होप आपने इसको नोट कर लिया है डियर, आई होप आपने इसको नोट कर लिया है। अब आ जाओ मेरे साथ आपके नेक्स्ट एग्जांपल पे, एग्जांपल नंबर 3। हाँ जी, तो सपोज एन एग्जांपल 2, सपोज एन एग्जांपल 2, यानी कि 80,000 के गुड्स एंड 20,000 का हेड ऑफिस का एक्सपेंस, और 1.5 लाख का माल क्रेडिट सेल है, जिसमें से 1 लाख रिसीव हो चुका है एंड 50,000 रिसीव नहीं हुआ। ब्रांच ने कुछ भी कैश हेड ऑफिस को नहीं भेजा। ये एग्जांपल नंबर 2 था डियर, ठीक। सपोज एन एग्जांपल नंबर 2, आउट ऑफ रुपीज 1 लाख जो कैश था ब्रांच के पास, ₹5,000 एक्सपेंसेस इनकर्ड बाय द ब्रांच। देखो ऊपर ब्रांच के पास कैश था, ये रहा कैश 1 लाख, इस 1 लाख में से इन्होंने क्या किया? 5,000 का एक्सपेंस कर दिया ब्रांच ने, एंड 85,000 रेमिटेड टू द हेड ऑफिस। 1 लाख में से 5,000 आपका एक्सपेंस हो गया,
और 85,000 उसने हेड ऑफिस को भेज दिया। अभी भी 10,000 का कैश ब्रांच के पास पड़ा हुआ होगा। ठीक। आउट ऑफ 50,000 डेटर्स 5,000 बिकेम बैड। अब देखो यहां पे आप ब्रांच अकाउंट कैसे बनाओगे डियर, ध्यान से देखना। ब्रांच अकाउंट सबसे पहले खर्चा, टू गुड्स सेंट टू ब्रांच। सारा एग्जाम्पल सेम है, बस उसके कंटिन्यूएशन में 80,000। टू कैश बैंक, एक्सपेंस बाय एचओ, 1 लाख का खर्चा। अब यहां पे डियर 85,000 ब्रांच ने रेमिट कर दिया है, हेड ऑफिस को सेंड कर दिया है। ये आएगा क्रेडिट साइड में, बाय कैश बैंक। रेमिटेंस फ्रॉम ब्रांच, आप ये भी लिख सकते हो रिसीव्ड फ्रॉम ब्रांच, रिसीव्ड फ्रॉम ब्रांच 85। ठीक। अब यहां आएंगी डियर क्रेडिट साइड में बाय बैलेंस सीडी। सबसे पहले कैश, 1.5 लाख के कैश में से 1 लाख तो रिसीव हो गया। अब 1 लाख में से 5,000 का खर्चा हो गया। तो पहले तो भैया 1 लाख के कैश में से 5,000 का ब्रांच का एक्सपेंस हटाओ। ब्रांच ने खर्च दिया, पैसा बचा ही नहीं। अब माइनस 85,000 ब्रांच ने हेड ऑफिस को भेज दिया, सेंट टू हेड ऑफिस। तो आपके पास मुझे बताओ कितना कैश ब्रांच के पास अभी भी पड़ा हुआ होगा? सर 10,000। आई होप पॉइंट यहां पे आपको समझ में आ रहा होगा। सर लेकिन ये एक्सपेंस तो हमें डेबिट साइड में दिखाना चाहिए। जरूरत ही नहीं है, जरूरत नहीं है, क्योंकि यहां पे डियर जो कैश ब्रांच ने रिसीव किया उसमें से एक्सपेंस हटाने के बाद आप ऑलरेडी क्लोजिंग बैलेंस दिखा रहे हो, और हेड ऑफिस को जो पैसा भेज दिया वो भी आपने हटा दिया। तो बैलेंस जो बचा कैश का ब्रांच के पास वो है 10,000, वो आपको दिखाना है। आप आ जाओ डेटर्स पे। 50,000 के डेटर्स में से 5,000 के बैड डेट हो गए। भैया वो बैड डेट यहां पे हम डेबिट साइड में नहीं दिखाएंगे खर्चे की फॉर्म में, क्योंकि हम अपने डेटर्स को ही माइनस कर देंगे। हम ऑटोमेटिकली अपने डेटर्स को क्या करेंगे, माइनस कर देंगे। क्लोजिंग बैलेंस यहां पे आएगा 45,000। ऑटोमेटिकली खर्चा यहां पे एडजस्ट हो जाएगा। ठीक है, तो यहां पे अब आप एक काम करो, टोटल कर दो। 8 और 4 12 और 1 13 और 1 14, 1,40,000 आ रहा है। 1,40,000 और आपका 1,40,000 निकल के आएगा आपका प्रॉफिट टू जनरल प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। आपका बैलेंसिंग फिगर, सर पहले तो 50,000 का प्रॉफिट था। हाँ तो डियर उस 50,000 के प्रॉफिट में से ब्रांच ने एक 5,000 का खर्चा कर दिया। ये रहा 5,000 एक्सपेंसेस इनकर्ड बाय ब्रांच और 5,000 के बैड डेट हो गए। ऊपर देखो प्रॉफिट कितना था 50। अब इसमें से 5,000 का और एक्सपेंस हो गया, 5,000 के बैड डेट हो गए, तो प्रॉफिट कितना बचा 40। देखो ऑटोमेटिकली यहां पे वो एडजस्ट हो गया। ये पावर है आपकी ब्रांच अकाउंट की। सर हम नहीं मानते, हमें आप पे बिल्कुल विश्वास नहीं, मत करो डियर। एक काम करते हैं, तुम्हें विश्वास दिलाने के लिए इसका वेरिफिकेशन करते हैं। सर वो कैसे होगा? एक काम करते हैं डियर, जैसे आपने बचपन में ट्रेडिंग पीएनएल अकाउंट बनाना सीखा था, एक्चुअल ट्रेडिंग पीएनएल आपको बना के दिखाता हूं। अगर ये ब्रांच अकाउंट ना बना के हम इसका ट्रेडिंग पीएनएल बना दें तो भी 40 का ही प्रॉफिट आएगा, जो कि एक्यूरेटली कैलकुलेट होगा। सर कैसे दिखाओ ना, अभी बताता हूं डियर। वीडियो पॉज करके पहले इसको नोट कर लो, प्लीज नोट इट डाउन।
आई होप आपने इसको नोट कर लिया है डियर। आप आ जाओ मेरे साथ इसके वेरिफिकेशन पे। यूजुअली क्वेश्चन में आप वेरिफिकेशन कर सकते हो, एग्जाम में टाइम मिले तो करना, अदरवाइज मत करना। ब्रांच अकाउंट का वेरिफिकेशन किया जा सकता है कि वो सही बना है कि नहीं, ट्रेडिंग पीएनएल बना के। ठीक है, यहां पे लिखो वेरिफिकेशन, वेरिफिकेशन डियर, वेरिफिकेशन, वेरिफिकेशन। देखो मैं यहां पे बना रहा हूं आपका ब्रांच ट्रेडिंग एंड पीएनएल अकाउंट। बस एक बात ध्यान रखना, मैं ट्रेडिंग और पीएनएल अलग अलग नहीं बनाऊंगा। जैसे ग्रॉस प्रॉफिट निकलता था ना, वो नहीं बनाऊंगा। डायरेक्ट सारे डायरेक्ट एक्सपेंस इनडायरेक्ट एक्सपेंस इसी के अंदर दिखा दूंगा। ठीक है, सबसे पहले डियर आप जानते हो ट्रेडिंग पीएनएल में क्या आता है, ओपनिंग स्टॉक। तो टू ओपनिंग स्टॉक, क्वेश्चन में कोई भी ओपनिंग स्टॉक नहीं है, नील है। उसके बाद आती है टू परचेज। अब परचेज की जगह यहां आ जाएगा गुड्स सेंट टू ब्रांच, ठीक 80,000। जो खर्चा किया था आपका, एक्सपेंस हुआ था डियर हेड ऑफिस का, हेड ऑफिस ने जो एक्सपेंस किया था वो था 20,000। अब यहां डियर सारे एक्सपेंस आएंगे जो कोई सा भी खर्चा हुआ हो, चाहे ब्रांच ने किया हो चाहे आपका हेड ऑफिस ने किया हो। तो ब्रांच ने भी कुछ खर्चा किया था 5,000, और डियर यहां पे बैड डेट्स भी हुए थे, तो टू बैड डेट्स 5,000 के। क्रेडिट साइड में हुई थी आपकी सेल्स, बाय सेल, क्रेडिट सेल हुई थी सारी की सारी 1.5 लाख रुपए की। सर इसमें से कैश भी तो मिल गया, होने दो। सर इसमें से कुछ पैसा डेटर्स में बैड डेट हो गई, वो हो गया डियर। इसमें से जो पैसा मिल गया और नहीं मिला उसको मारो गोली। हम यहाँ पे क्या दिखाते हैं, सेल। ट्रेडिंग पीएनएल की बात कर रहा हूं, तो बस बन गया आपका ट्रेडिंग पीएनएल। अब एक काम करो, प्रॉफिट लॉस निकालो और देखो आंसर बताओ कितना आएगा। लो भविष्यवाणी कर दी मैंने 40,000 की। चलो चेक करते हैं भविष्यवाणी से। ये टोटल आ रहा है आपका 1.5 लाख, 1.5 लाख, और यहां आ गया आपका 80, 1,10,000। लो जी निकल के आ गया आपका नेट प्रॉफिट। तो आप चाहे एक्चुअल तरीके से निकालो चाहे ब्रांच अकाउंट से निकालो, प्रॉफिट आपका बिल्कुल ठीक आएगा। बस ब्रांच अकाउंट का डियर जो पर्पस होता है ना, वो सारी चीजें एक ही जगह कंसोलिडेट कर देना होता है। ये भी पता होना चाहिए आपको कि आपके पास ब्रांच के पास कितना कैश पड़ा हुआ है, ब्रांच के पास कितने डेटर्स बाकी हैं पैसा लेना है जिनसे बाकी है। तो ये आपको इन्फॉर्मेशन पता होनी चाहिए, इसलिए आप ब्रांच अकाउंट बनाते हैं। ठीक है, आई होप आपको यहाँ पे कॉन्टेक्स्ट समझ में आ गया होगा। अब एक काम करो, वेरिफिकेशन को नोट करो डियर, उसके बाद कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं जो मुझे आपको बतानी है। प्लीज नोट इट डाउन, वीडियो पॉज करके, 10 सेकंड का टाइम आपके पास। आई होप आपने इसको नोट कर लिया है डियर। अब आ जाओ मेरे साथ कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पे, ऐसे पॉइंट जो ब्रांच अकाउंटिंग में कवर नहीं होते डियर। तो आ जाओ, ट्रांजैक्शंस टू बी एक्सक्लूडेड फ्रॉम ब्रांच अकाउंट। आपने देखा होगा मैंने बैड डेट्स नहीं दिखाए, मैंने सेल नहीं दिखाई, हाँ मैंने परचेज दिखा, परचेज तो कह रहा होती भी नहीं है ब्रांच की, होती है तो दिखाई नहीं जाती ना। डेप्रीसिएशन दिखाया जाएगा, कोई भी एक्सपेंस ब्रांच करेगी नहीं दिखाएंगे, ट्रांजैक्शन ब्रांच करेगी नहीं दिखाएंगे। जो हेड ऑफिस और ब्रांच के बीच की ट्रांजैक्शन होंगी सिर्फ वही दिखाई जाएंगी। तो यहां पे डियर ट्रांजैक्शन टू बी एक्सक्लूडेड फ्रॉम ब्रांच अकाउंट, पहला एक्सपेंसेस इनकर्ड बाय द ब्रांच नहीं दिखाएंगे डियर, आउट ऑफ कैश। ऊपर देखो आपके पास ब्रांच के पास 1 लाख रुपए का कैश था, उसमें से 5,000 का एक्सपेंस ब्रांच ने किया था, कहां दिखाया हमने, डेबिट साइड में दिखाओ, कहां दिखाया एक्सपेंस, नहीं दिखाया। आपने क्या किया, उस कैश को 5,000 से कम कर दिया जो ब्रांच के पास बचेगा, क्योंकि डियर क्लोजिंग बैलेंस ऑफ कैश इज रिड्यूस्ड बाय द अमाउंट ऑफ एक्सपेंस। या फिर आप यहां क्या कर सकते थे, अगर ब्रांच ने एक्सपेंस किया और लायबिलिटी पैदा हो गई तो कैश में तो पे किया नहीं, तो फिर यहां पे डेबिट साइड में आ जाता डियर आपका टू आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, क्लोजिंग एसेट, क्लोजिंग लायबिलिटी। आप जानते हो लायबिलिटी का ओपनिंग बैलेंस यहां आता है, क्लोजिंग यहां आता है।
तो यहां दिखा देते डेबिट साइड में आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस क्लोजिंग वाला। तो अगर कैश में पे कर दिया तो कैश माइनस हो जाएगा, नहीं पे किया तो आउटस्टैंडिंग का क्लोजिंग बैलेंस दिखा देंगे। ठीक है, बस यही ट्रीटमेंट होता है आपके एक्सपेंसेस का जो ब्रांच ने इनकर किए। दूसरा, परचेज ऑफ गुड्स एंड फिक्स्ड एसेट्स, ये भी नहीं दिखाया जाएगा। यहां पे डियर क्लोजिंग बैलेंस दिखाया जाएगा फिक्स्ड एसेट्स का, अगर ब्रांच परचेज करती है तो। जैसे ब्रांच ने कोई एसेट खरीदी तो यहां हम दिखा देंगे क्लोजिंग बैलेंस फिक्स्ड एसेट्स या फिर स्टॉक का बैलेंस, स्टॉक। ठीक। दूसरा दूसरा डियर, जो रेमिटेंस है वो आपके डिक्रीज हो जाएंगे या फिर क्रेडिटर्स इंक्रीज हो जाएंगे। सर क्या मतलब? देखो, आपने एसेट खरीदी, या तो कैश पे किया होगा या फिर उधार खरीदा होगा। अगर आपने कैश पे किया तो भैया जो कैश ब्रांच ने पे कर दिया वो अगेन यहां से माइनस हो जाएगा, क्योंकि ब्रांच ने खर्चा किया एसेट पे, गुड्स पे, और रेमिटेंस आपकी कम हो जाएंगी, रेमिटेंस ऑटोमेटिकली डिक्रीज हो जाएंगी। या फिर डियर आपके पास एक लायबिलिटी पैदा हो जाएगी क्रेडिट डेबिट साइड में, आउटस्टैंडिंग आपके या फिर क्रेडिटर्स के नाम से। सेम वे में डियर आपकी सेल है, क्लोजिंग बैलेंस आपका रिड्यूस हो जाएगा। क्लोजिंग बैलेंस कैसे रिड्यूस होगा? अगर आप माल बेचोगे तो यहां पे जो स्टॉक आपके पास होगा वो कम हो जाएगा, और आपने बेचा है तो कैश में बेचा होगा तो आपका कैश का बैलेंस इंक्रीज हो जाएगा, रेमिटेंस इंक्रीज हो जाएंगी। कैश में नहीं बेचा तो डियर यहां पे डेटर पैदा हो जाएंगे, उधार बेचा है ना, पैसा आएगा बाद में, डेटर पैदा होंगे। मतलब आपको एसेट्स और लायबिलिटीज के बैलेंस से खेलना है, उसका इंपैक्ट क्या हो रहा है उसमें आपको एंजॉय करना है, और इसके अंदर कुछ भी नहीं है। ठीक। आगे, बैड डेट, डिस्काउंट अलाउड सेल्स रिटर्न, कैश रिसीव्ड बाय ब्रांच फ्रॉम डेटर्स। ये सारे आइटम डियर आपके डेटर्स के अकाउंट में जाते हैं, डेटर्स का बैलेंस इनसे डिक्रीज हो जाता है। पैसा मिला, आपका डेटर कम हो जाएंगे, डिस्काउंट अलाउ किया, डेटर कम हो जाएंगे, सेल्स रिटर्न हुई, डेटर डिक्रीज हो जाएंगे, बैड डेट्स हुए, डेटर डिक्रीज हो जाएंगे। तो आप क्या करते हो? क्लोजिंग बैलेंस को डेटर्स के एडजस्ट कर देते हो। अब आखिरी में डेप्रिसिएशन आप नहीं दिखाते, क्योंकि फिक्स्ड एसेट्स के बैलेंस को कम करके दिखा दिया जाता है, ऑलरेडी एडजस्टेड है। और प्रॉफिट लॉस भी नहीं दिखाते डियर, जो फिक्स्ड एसेट बेची जाती है उसका, क्योंकि वो फिक्स्ड एसेट्स के अंदर ही एडजस्ट कर दिया जाता है। कैसे एडजस्ट होता है वो हम क्वेश्चन के साथ सीखेंगे। आखिरी में एबनॉर्मल लॉस, ये भी नहीं दिखाया जाता क्योंकि क्लोजिंग स्टॉक ऑलरेडी उस लॉस से एडजस्ट होता है, उसमें से वो माइनस कर दिया जाता है। तो ये आइटम्स आपको ब्रांच अकाउंटिंग में नहीं, अकाउंट्स में नहीं दिखाने डियर। वीडियो एक बार पॉज करो, इसको नोट करो। अब फाइनली मैं आपको लेके चलता हूं एक आपके कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन में, आपको और क्लैरिटी मिलेगी फुल फ्लेज क्वेश्चन से कि ब्रांच अकाउंट आपको बनाना कैसे है डियर। प्लीज नोट इट डाउन, वीडियो पॉज करके। आई होप आपने इसको नोट कर लिया है। आप आ जाओ डियर मेरे साथ एक कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन पे, आ जाओ। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 में आपको क्या दिया है। Mahima Limited Meerut has their branch at Saibabad which sells goods for cash only. अच्छा, तो महिमा लिमिटेड मेरठ के हैं, उनकी ब्रांच साहिबाबाद में है जो सिर्फ कैश में माल बेचती है, क्रेडिट सेल है ही नहीं। The following are the transactions between the head office and the branch office for the year ending 31st March, जो भी आपको दे रखा है। अच्छा, तो आपको डियर कुछ आपकी एसेट्स दे रखी हैं और लायबिलिटी दे रखी है और एक्सपेंस दे रखे हैं। क्या क्या दे रखा है? सबसे पहले ओपनिंग स्टॉक 40,000, ये आपका डेबिट साइड में आएगा। गुड्स सेंट टू ब्रांच सप्लाइड टू ब्रांच, डेबिट साइड में आएगा ब्रांच अकाउंट के। कैश सेंट टू ब्रांच फॉर, ब्रांच को आपने कैश भेजा, डियर पूरा का पूरा कैश आएगा 600। हमें क्या मतलब किस लिए भेजा? दिखा देंगे कि आपके रेंट के लिए है, अदर एक्सपेंस के लिए है, लेकिन आपको जो कैश ब्रांच को भेजा है डेबिट साइड में वो यहां पे आ जाएगा। कैश रिसीव्ड फ्रॉम ब्रांच, ये भी आएगा क्रेडिट साइड में। डेबिट डेबिट
डेबिट क्रेडिट। क्लोजिंग स्टॉक दे रखा है, क्रेडिट साइड में आएगा। क्लोजिंग बैलेंस ऑफ पेटी कैश, ये भी क्रेडिट साइड में आएगा। सर ओपनिंग बैलेंस कहाँ है पेटी कैश का? होगा नहीं डियर। From the above information, pass necessary journal entries and prepare Saibabad branch account and goods supplied to Saibabad account in the books of head office. तो एक तो आपको एंट्रीज पास करनी है और प्लस आपको क्या करना है डियर, अकाउंट बनाना है, ब्रांच अकाउंट और गुड्स सप्लाइड टू साहिबाबाद अकाउंट इन द हेड ऑफिस बुक। तो पहले एक काम करते हैं डियर, एंट्रीज पास कर लेते हैं, अकाउंट बना लेते हैं हेड ऑफिस की बुक्स में, फिर हम एंट्रीज पास कर लेंगे। ठीक है सर, एंट्रीज भी आती हैं क्या डियर? एंट्री सिखा देता हूं, लॉजिकल बेस्ड एंट्री होती है सारी, उसमें कुछ भी नहीं है। ठीक है, आ जाओ, लिखो यहां पे आपका बुक्स ऑफ हेड ऑफिस। हेड ऑफिस कहां है? मेरठ में। और ये है आपका साहिबाबाद ब्रांच अकाउंट। साहिबाबाद ब्रांच, सबसे पहले देखते हैं आपको क्या दिया है डियर। आपको क्वेश्चन में दिया हुआ एक तो ओपनिंग स्टॉक और गुड सप्लाइड टू ब्रांच 40,000 और 1,00,000। तो टू बैलेंस बीडी स्टॉक 40,000 और टू गुड्स सप्लाइड टू ब्रांच अकाउंट। जैसे एग्जाम क्वेश्चन में लिखा हुआ है वैसी लैंग्वेज यूज करना। 1,00,000 ये आपका खर्चा हो गया। ठीक है, अब कैश सेंड टू ब्रांच, रेंट 400, अदर एक्सपेंस 200। तो टू कैश अकाउंट, रेंट 400 और अदर एक्सपेंस 200। तो 600 रुपए आपने कैश भेज दिया अपनी ब्रांच अकाउंट, ब्रांच को। ठीक, उसके बाद कैश रिसीट फ्रॉम ब्रांच 20, क्लोजिंग स्टॉक 30 और 20 का पेटी कैश है। तो यहां लिखो डियर, क्रेडिट साइड में आपका बाय कैश अकाउंट रिसीव्ड फ्रॉम ब्रांच 1,20,000 और क्रेडिट साइड में एंड में आएगा बाय बैलेंस सीडी। सबसे पहले आपका स्टॉक 30,000 और पेटी कैश 20, 30,020। ठीक, ये कहां गया मैं, 30,020। अब डियर यहां से निकाल लो आपका प्रॉफिट लॉस, टोटल कर दो। तो ये आ गया 1,50,020, 1,50,020। उसमें से माइनस कर दो आपका 1,40,600। तो ये आपके पास बचेगा आपका 9,420 डियर टू जनरल प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ये आ गया आपका बैलेंसिंग फिगर, प्रॉफिट 9,420। लो बताओ कितना आसान था। ये था आपका ब्रांच अकाउंट साहिबाबाद वाला। अब दूसरा अकाउंट आपको प्रिपेयर करना है गुड्स सेंड टू ब्रांच, गुड्स सप्लाइड टू ब्रांच अकाउंट। डियर इसमें एक ही सिंगल आइटम आएगा तो उसको डबल अंडरलाइन करके आप बंद कर सकते हो। ऊपर डेबिट साइड में आपने लिखा गुड सप्लाई टू ब्रांच 1,00,000, तो क्रेडिट साइड में आ जाएगा आपका बाय ब्रांच, बाय साहिबाबाद ब्रांच अकाउंट। एक लाख और इसको हम ट्रांसफर कर देंगे टू ट्रेडिंग। बैलेंसिंग फिगर 1,00,000। लो जी हो गया। ये था आपका ब्रांच अकाउंट एंड आपका गुड सप्लाई टू ब्रांच। फिर इसको वीडियो पॉज करके एक बार नोट कर लो।
फिर मैं आपको करवाता हूं जनरल एंट्रीज। ठीक है, प्लीज नोट इट डाउन। आई होप आपने इसको लिख लिया है। ऑल राइट डियर, तो यहां पे आ जाओ मेरे साथ जनरल एंट्रीज पे। प्लीज पुट डाउन द हेडिंग जनरल एंट्रीज। जर्नल, जर्नल में आपको बस एक ही बात ध्यान रखनी है डियर। देखो, आपने जितनी पोस्टिंग डेबिट साइड में की है, ये रहा, एक तो टू ओपनिंग स्टॉक, टू गुड्स सप्लाइड टू ब्रांच, टू कैश, प्रॉफिट की एंट्री बाद में करना डियर। यहां पे ब्रांच अकाउंट डेबिट होगा, क्योंकि ब्रांच का खर्चा हो रहा है ओपनिंग स्टॉक का, गुड सप्लाइड का और कैश का। जहां पे आपको पैसा रिसीव हो रहा है, कोई भी आइटम क्रेडिट साइड में है, ये आइटम्स डेबिट होंगे और ब्रांच अकाउंट क्रेडिट होगा। तो बस सिंपल सा लॉजिक है। आ जाओ मेरे साथ। सबसे पहले आपका पहली एंट्री, फर्स्ट एंट्री, ब्रांच अकाउंट डेबिट टू ओपनिंग स्टॉक अकाउंट। कितने के गुड्स थे आपके पास? 40,000 और आपका 40, फर्स्ट एंट्री। एंट्री नंबर 2, अगेन ब्रांच अकाउंट डेबिट टू गुड सप्लाइड टू ब्रांच अकाउंट और टू आपका कैश अकाउंट। ये आपका 1 लाख रुपए का गुड सप्लाइड था, सॉरी ये इधर आएगा, टू गुड सप्लाइड टू ब्रांच में, और 600 रुपए का एक्सपेंस था, तो टोटल 1,06,000 हो गया। ठीक है, आप एक साथ भी इसको कर सकते हैं। अब डियर क्रेडिट साइड वाले आइटम पे चलते हैं। उसमें आपको कैश रिसीव हुआ था ब्रांच से, तो कैश अकाउंट डेबिट 1,20,000 टू ब्रांच अकाउंट, 1,20,000। चौथी एंट्री स्टॉक को रिकॉर्ड करने की और क्लोजिंग एसेट्स को रिकॉर्ड करने की, तो क्लोजिंग स्टॉक अकाउंट डेबिट पेटी कैश अकाउंट डेबिट, ये क्लोजिंग है, और टू आपका ब्रांच अकाउंट। तो 30,000 और आपका 20, तो 30,020। आखिरी में डियर प्रॉफिट निकल के आया था। तो प्रॉफिट के केस में क्या होता है, यहां पे आप ध्यान से देखेंगे तो एंट्री में जो ब्रांच क्रेडिट हो रही है, ये क्रेडिट और आपकी क्रेडिट ये ज्यादा है एज कंपेयर टू द डेबिट और आपका डेबिट। तो ब्रांच के क्रेडिट बैलेंस को खत्म कर दिया जाता है जनरल पी&एल में डाल के। एंट्री पास होती है आपकी ब्रांच अकाउंट डेबिट, मतलब ब्रांच अकाउंट को फिनिश कर दिया जाएगा, डेबिट, और टू आपका जनरल प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। जनरल पी&एल अकाउंट कितना प्रॉफिट आ रहा था? 9,420। लो डियर, ये थी आपकी जनरल एंट्रीज। अब यहां पे वीडियो पॉज करके एक बार इसको नोट कर लो और फिर हम ओवर करते हैं आज का सेशन। ऑल राइट डियर, आई होप आपने इसको नोट कर लिया है। तो ये था आपका फर्स्ट सेशन ब्रांच अकाउंट का। अब नेक्स्ट सेशन में हम क्या करेंगे, कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चंस करेंगे। छोटे छोटे कॉन्सेप्ट्स ऐड होते रहेंगे ब्रांच अकाउंटिंग के अंदर, आप जानते हो हर चैप्टर में ऐसे ही होता है। तो यहाँ पे डियर आज का सेशन मैं यहाँ पे खत्म करता हूँ, मिलूंगा आपसे अगले सेशन में।
तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।